हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम 10th क्लास का आपका जो राजनीति लोकतांत्रिक राजनीति का जो राजनीतिक दल आपका चैप्टर है छठा, उसके में 7 राजनीतिक दलों के विषय में हम कंटिन्यू बारी बारी बात कर रहे थे, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के विषय में हमने देखा जो पार्टी 1885 में बनी और 2019 में उसे 52 सीटें ही मिली लोकसभा में टोटल। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है जो आपकी, ये भी कांग्रेस पार्टी से विवादित होकर पार्टी बनी है, जो आज महाराष्ट्र में एनसीपी जो साथ में मिलकर गठबंधन के तौर पर कार्य कर रही है। यह पार्टी बनी 1999 में। लोकतंत्र, गांधीवादी, धर्मनिरपेक्षता, समता, सामाजिक न्याय और संघवाद में आस्था है इस पार्टी की। जहां हम बात करें तो उसमें हमने यहाँ देखा कि यह पार्टी जो है सरकार के सम्मुख पदों के सिर्फ बाद में जन्मे अधिकारों को संरक्षित करना चाहती है। महाराष्ट्र में प्रमुख ताकत होने के साथ मेघालय, मणिपुर, असम में भी ताकतवर है। कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र सरकार में भागीदार है। 2004 से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में शामिल है यूपीए में। और क्षेत्रीय दलों की बात करें तो इन 7 पार्टियों के अलावा अन्य सभी प्रमुख दलों में निर्वाचित आयोग में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी है। आमतौर पर इन्हें क्षेत्रीय दल कहा जाता है, जो राष्ट्रीय नहीं है तो क्षेत्रीय है। हरियाणा में भी क्षेत्रीय दल हैं बहुत सारे। अपने विचारधारा पर नज़रिए में पार्टियां क्षेत्रीय ही हों। इनमें कुछ अखिल भारतीय दल भी हैं, उन्हें कुछ क्षेत्रों में भी सफलता पाई है। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संगठन है और इनकी राज्यों में इकाइयाँ हैं। बीजू जनता दल, सिक्किम में लोकतांत्रिक मोर्चा, मिजोरम में नेशनल कांग्रेस, मिजोरम में नेशनल फ्रंट, तेलंगाना में राष्ट्र समिति। पार्टियां अपनी क्षेत्रीय पहचान को लेकर सचेत हैं। पिछले 3 दशकों में क्षेत्रीय दलों की संख्या में ताकत में वृद्धि हुई है, क्योंकि जो पार्टियां हैं राष्ट्रीय, उनके साथ ये किसी न रूप में गठबंधन सरकार में है, संसद में, और ज़्यादातर संपन्न हुई है। 2014 तक किसी एक राष्ट्रीय दल का लोकसभा में बहुमत नहीं रहा। 2014 में ही बीजेपी को रही है, 19 में बीजेपी रही है बहुमत के आधार पर। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर थे। 1996 के बाद लगभग प्रत्येक क्षेत्रीय दल को या राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने का उन्हें अवसर मिला। इससे हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र मजबूत हुआ है। तो बातें यहाँ हैं। कुछ क्षेत्रीय दलों के विषय में यहाँ बात की गई है, उनके नक्शे यहाँ दिखाए गए हैं। हम बात करें तो उसमें अगर हरियाणा की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो 1977 में बनी थी। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल है, पुराने राजनीतिक दलों में से एक है, 1920 में है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, पंजाब में 12 में हम बात करें उसके विषय में। उत्तर प्रदेश की बात की थी, जनता दल है, और महाराष्ट्र में शिवसेना है। इस तरह से तो ये क्षेत्रीय दल कुछ इम्पोर्टेंट रहे हैं। जहाँ हम बात करें राजनीतिक दलों के सामने कुछ चुनौतियां रही हैं, उन चुनौतियों के विषय में हम बात करेंगे कि राजनीतिक दलों के सामने क्या क्या चुनौतियां रही हैं। ये हमारा इम्पोर्टेंट फैक्ट रहता है। 3 चुनौतियां यहाँ रहती हैं। कौन कौन सी हैं? हमारे देश में लोकतंत्र के कामकाज के लिए राजनीतिक पार्टियाँ कितनी महत्वपूर्ण हैं? लोकतंत्र का सबसे ज़्यादा प्रकट रूप है, इसलिए स्वाभाविक है कि लोकतंत्र के कामकाज की गड़बड़ियों के लिए लोग राजनीतिक दलों को ही दोषी ठहराएं, और उन्हें ही ठहराना चाहिए, क्योंकि वही देश का शासन करते हैं। पूरी दुनिया में लोग इस बात से नाराज़ रहते हैं कि राजनीतिक दल अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते। ये सच्चाई है। हमारे लोकतंत्र के साथ भी यही होता है और यही होता आया है, शायद यही होता रहेगा। और लोग जागरूक नहीं रहेंगे तो आम जनता की नाराज़गी और आलोचना सामाजिक दलों के कामकाज के 4 पहलुओं पर केंद्रित है। लोकतंत्र का प्रभावी उपकरण बने रहने के लिए राजनीतिक दलों को इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए और इन पर जीत हासिल करनी चाहिए। वो बात यहाँ पे है। पहली चुनौती है पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का ना होना। आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया में यह प्रवृत्ति बन गई कि सारी ताकत एक या कुछ नेताओं के हाथों में सिमट कर रह गई है। ये सच्चाई है। गृह मंत्री है, या फिर वित्त मंत्री है, रक्षा मंत्री है, प्रधानमंत्री है, 3 लोगों के पास ये शक्तियाँ हैं। पार्टी के सदस्यों की खुली सूची होती है ना, नियमित रूप से सांगठनिक बैठकें होती हैं, कुछ नहीं होता। आंतरिक चुनाव भी नहीं होते। कार्यकर्ताओं में वे सूचनाओं का साझा भी नहीं करते।
सामान्य कार्यकर्ता अनजान ही रहता है कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। उसके पास न तो नेताओं से जुड़कर फैसला करने को प्रभावित ताकत होती है और न ही कोई और माध्यम, तो जिसकी वजह से पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार पार्टी के नेता के हाथों में आ जाते हैं। कुछ नेताओं के पास असली ताकत होती है, जो उनमें असहमत होते हैं वो पार्टी में रह पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। यहाँ बर्लुस्कोनी है, इटली के प्रधानमंत्री हैं, जो दिखाया गया है यहाँ पे ये तस्वीर। उसने 1993 में गठित किया गया है, फोर्जा इटालिया के नेता रहे हैं। उनकी कंपनी टीवी चैनल सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशन कर रहा है, फुटबॉल क्लब और बैंकों की मालिक या कार्टून पिछले चुनाव का समय, मतलब इनके हाथों में जो भी चाहेंगे वैसा ही यहाँ होगा। फोर्जा इटालिया गठन 1993 में हुआ है। उसके नेता कौन है? बर्लुस्कोनी। इटली के प्रधानमंत्री कौन थे 1993 में? बर्लुस्कोनी। शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपके इम्पोर्टेंट यहाँ पे, क्योंकि एक बात और यहाँ सुनने में आ रही है कि जो 40 क्वेश्चन हैं वो ऑप्शनल टाइप होंगे आपके 80 में से, तो समझ सकते हो कि ऑप्शन टाइप कितने इंपॉर्टेंट होंगे और कितनी गहराई से निकाले जा सकते हैं। पार्टी के सिद्धांतों की नीतियों को निष्ठा की जगह नेता की निष्ठा ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। दूसरी चुनौती है वंशवाद की चुनौती। पहली चुनौती से जुड़ी हुई है वंशवाद की चुनौती। अधिकांश दल अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से नहीं करते, इसलिए सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने ऊपर आने की गुंजाइश काफ़ी कम होती है। जो लोग नेता होते हैं वे अनुचित लाभ लेते हैं और नज़दीकी लोगों को, यहाँ तक अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। अब जो पहले नेता थे वो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन वो चाहते कि मेरा बेटा ही, मेरे बच्चे ही चुनाव लड़े और कोई कार्यकर्ता आगे आ ही नहीं पाते, जो जी जान से लड़ते हैं पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी में हम यही देखते हैं, सदस्य हमेशा ही कोई सोनिया गांधी है, कोई राहुल गांधी है, कोई प्रियंका गांधी है, वाड्रा गांधी है, कोई और गांधी आ जाएंगे तो पार्टी के कोई और अध्यक्ष बनेंगे ही नहीं। तो ये वंशवाद है हमारे देश में जो हम देखते हैं। इसमें अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले ताकत वाले पदों पर पहुंच जाते हैं। तो बिना अनुभव है ही नहीं, राहुल गांधी को जनाधार उसका है ही नहीं। तो प्रवृत्ति कुछ प्राचीन लोकतंत्र सहित कमोबेश दुनिया में दिखाई देती है। तीसरी चुनौती है खासकर चुनाव के समय पैसे और आपराधिक तत्वों की बढ़ती घुसपैठ की है। उस समय या तो ताकतवर लोगों के द्वारा उसको प्रभावित किया जाता है। पार्टियों में सारी चिंता चुनाव जीतने की होती है। कोई भी जायज़ नाजायज़ तरीका अपनाने से वो नहीं डरते। उम्मीदवार उतारती है, पैसे खर्च करती है। पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा धन देने वाली कंपनी और अमीर लोग पार्टियों की नीतियों फैसलों को ही प्रभावित करते हैं। उनसे पैसे लेती है, फिर वो जीत जाती है तो उनके लिए नीतियाँ बनाती है, उन कंपनियों को ही अपने पास रखती है। जैसे बात आती है कि अंबानी है, मतलब वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब क्यों कर रहे हैं कि उनसे पैसे लिए गए हैं या फिर उनकी मदद लेती है। दुनिया भर में लोकतंत्र समर्थक पार्टियों में अमीर और बड़ी कंपनियां बढ़ती भूमिका को लेकर चिंतित है यहाँ पे। तो चौथी चुनौती है यहाँ पे विकल्पहीनता की। विकल्पहीनता मतलब क्या है? वही पार्टियां हैं, बार बार वही सत्ता में आ रही है। नीतियाँ और कार्यक्रम उनके एक जैसे होते हैं, उनमें अंतर नहीं होता है। उनमें वैचारिक अंतर भी बहुत कम होते हैं। या प्रतिवर्ती दुनिया भर में दिखाई देती है। वही उम्मीदवार बार बार आते रहते हैं। जैसे ब्रिटेन की लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। ब्रिटेन में 2 दलीय शासन व्यवस्था है, तो कौन कौन सी पार्टी है वहाँ पे? लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। जब हमारा देश हुआ था तो आज़ाद तो लेबर पार्टी की सरकार रही है, तो दोनों में कम अंतर रह गया है। दोनों दल बुनियादी मसलों पर सहमत है और उनके बीच अंतर बस ब्यूरो का ही रह गया है। नीतियाँ कैसे बनाई जाए, कैसे उन्हें लागू किया जाए। अपने देश में भी बड़ी पार्टियों के बीच आर्थिक मसलों पर बड़ा अंतर कम रह गया है। जो लोग इससे अलग नीतियाँ चाहते हैं उनके लिए कोई विकल्प नहीं है। यही पार्टियाँ हैं 2 बड़ी, जो कई बार लोगों के पास एकदम नया नेता चुनने का विकल्प भी नहीं होता, क्योंकि उन्हें थोड़े से नेता हर दल में आते जाते रहते हैं। चुनाव के समय नेता अपनी पार्टियां बदल लेते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। वो बातें यहाँ पे हैं। एक दलीय देश के विषय में बात करें हम तो देश है यह कार्टून संयुक्त राज्य अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के नेता जॉर्ज बुश के कार्यकाल से बना है। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है और कार्टून देश में सभी प्रमुख स्थानों पर कोऑपरेटिव अमेरिका का नियंत्रण होने का संकेत करता है। यहाँ पे वो बातें यहाँ पे हैं। तो सब पर हाथी है। उस न्यायालय है या सदन है, राष्ट्रपति है, निचला सदन है, तो यहाँ पे वो चीज़ें दिखाई गई हैं। आगे हम दलों को कैसे सुधारा जा सकता है उसके विषय में हम बात करेंगे। लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा ये है इस चैप्टर का। आगे तब तक धन्यवाद आपका।